नमस्कार दोस्तों, मैं भीम सिंह चौहान और आप देख रहे हैं आरसी लीगल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ईपीएफ एक्ट क्या है और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। दोस्तों, शुरुआत में सन 1948 में भारतीय विधान परिषद में एक कर्मचारी भविष्य निधि बिल, जो कि पूर्णतः प्राइवेट और स्वैच्छिक था, पेश किया गया था, जिसको भारत सरकार ने यह कहकर लौटा दिया कि जल्दी भारत सरकार इस विषय पर संपूर्ण बिल लाएगी। और दोस्तों, जनवरी 1951 में कई प्रांतों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। उस सम्मेलन में कर्मचारी भविष्य निधि के संदर्भ में एक बिल लाने के लिए आपस में सहमति बनी। और दोस्तों, नवंबर 1951 में भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश जारी किया गया और जिसे रिप्लेस करके कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। और दोस्तों, 4 मार्च 1952 को दोनों सदनों द्वारा यह बिल पारित कर दिया गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में कर्मचारी भविष्य निधि विविध उपबंध अधिनियम 1952 लागू हो गया। और 1952 में यह नियम उन सभी संस्थानों में जो शेड्यूल 1 में वर्णित हो और जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हों, ऐसी संस्थानों पर कर्मचारी भविष्य निधि विविध उपबंध अधिनियम लागू होगा। दोस्तों, शुरुआत में जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य होंगे वो कम से कम 240 दिन वर्किंग डे पूरे कर चुके हों या 1 वर्ष तक लगातार कार्य कर चुके हों, ऐसे ही कर्मचारी को भविष्य निधि का सदस्य बनने का प्रावधान था। उसके पश्चात इस अवधि को कम करके 120 दिन यानी कि 6 महीने कर दिया गया। तत्पश्चात इसमें और संशोधन हुआ और इस अवधि को मात्र 2 महीने यानी कि 60 दिन कर दिया गया। और दोस्तों, सन 1991 में एक संशोधन हुआ जिसमें जिस संस्थान पर यह एक्ट लागू है उसमें डे 1 से कोई भी कर्मचारी अगर नियुक्त होता है तो यह एक्ट उस पर अप्लाई होगा और उसकी कर्मचारी भविष्य निधि में उसका अंशदान जमा होगा और एम्प्लॉयर का भी जमा होगा। तो दोस्तों, इस मामले में कई राज्यों के उच्च न्यायालयों ने स्थगन आदेश पारित कर दी, जो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को मान्य कर लिया। और उस दिन से प्रत्येक कर्मचारी डे 1 से इस एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होने लगा। यह एक्ट स्टार्टिंग में कर्मचारियों की बेसिक और डीए का 6.25% 6.25% भविष्य निधि में जमा होता था। उसके पश्चात ये 8.33 हुआ, फिर 10% हुआ। वर्तमान में कर्मचारियों का 12% अंशदान और 12% ही अंशदान नियोक्ता द्वारा जमा कराया जाता है। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें एचआरए को बाहर कर दिया गया है और इसके अलावा सैलरी में जैसे कि कन्वेंस, स्पेशल अलाउंस, उन सब को ईपीएफ वेज में कवर्ड कर दिया गया है। लेकिन इसकी सीलिंग लिमिट है 15,000।
15,000 वेतन तक यानी कि 1,800 रुपए, 15,000 वेतन का 12% यानी कि 1,800 रुपए प्रति माह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय द्वारा जमा कराया जाएगा। 1,800 के आगे एम्प्लॉयर बाध्य नहीं है। यदि किसी कर्मचारी की तनख्वाह 15,000 से अधिक है तो वो एग्जम्प्टेड है। और यदि कोई कर्मचारी वॉलंटरी ईपीएफ कटाना चाहता है 15,000 से अधिक वेतन पर, तो ईपीएफओ द्वारा अनुमति प्रदान करके सकता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आज आपको पता चल गया होगा ईपीएफ एक्ट है क्या, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन रेट क्या है। तो दोस्तों आगे मैं अगली वीडियो में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के बारे में आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।